मेरे प्यारे छात्रों, आज पूरा विश्व चौथे लॉकडाउन में चल रहा है। पुनः एक बार फिर से ज्ञान दर्शन कोचिंग सेंटर में आपको ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट में कॉपर धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे। कॉपर धातु का निष्कर्षण थोड़ा लंबा है, इसे हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। 2 वीडियो इसका हम भेजेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसका नोट कीजिएगा, संकेत Cu, परमाणु संख्या 29, परमाणु द्रव्यमान 65.38, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेल में 2, 8, 18, सेल में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, सब सेल में फिर से सुने। कॉपर का संकेत Cu होता है, नोट भी करेंगे। परमाणु संख्या 29, परमाणु द्रव्यमान 65.38, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, कक्षा में सेल में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, सब सेल में कक्षा में होता है। इसके बाद उपस्थिति, अकुरेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। कॉपर नोट कीजिएगा। स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि क्या नोट करें, तो जितना बोला जाता है सब लिखने के लिए बोला जाता है। कॉपर प्रकृति में मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में दोनों रूपों में पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, यह मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, अल्प मात्रा में इसको कह सकते हैं, और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है यौगिक के रूप में। तो कॉपर प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में पाए जाते हैं। इतना नोट कर लेंगे, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में मिलते हैं। आगे आइए। प्रमुख अयस्क, इम्पोर्टेंट कोर्स, इसका अयस्क में सबसे फर्स्ट नंबर में नोट कीजिए कॉपर पायराइड्स, CuFeS2 सबसे इंपॉर्टेंट है।
आप इसी से पढ़ेंगे कॉपर धातु का निष्कर्षण। कॉपर पायराइड से अयस्क से कॉपर धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। CuFeS2। सेकेंड नंबर कॉपर ग्लास Cu2S। फिर से सुनिए, कॉपर ग्लास Cu2S। थर्ड नंबर क्यूप्राइट Cu2O। क्यूप्राइट Cu2O। फोर्थ टेनोराइट CuO। टेनोराइट का फॉर्मूला CuO। 5 मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल 2 मैलेकाइट। और एक और है एजुराइट। इसमें केवल 2 लगा दीजिए, 2 CuCO3 इंटू CuOH का। तो देखिए कॉपर का 6 अयस्क 6 कोर्स आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है, किसी के बारे में देता है। एजुराइट निम्नांकित में से किसका अयस्क है, मैलेकाइट किसका अयस्क है, या दे देगा कि क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या होता है Cu2O, या पूछता है कॉपर पायराइड्स किसका अयस्क है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर पायराइड्स CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O, टेनोराइट CuO, मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल 2, एजुराइट 2 CuCO3 इंटू CuOH का होल 2। अयस्क पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे तांबा का निष्कर्षण। तांबा का निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तांबा का निष्कर्षण। बच्चों आप लोग को निष्कर्षण में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान से इसको समझेंगे। जितना वर्ड हम बोलते हैं उतना लिखना है एग्जाम में। तो तांबा का निष्कर्षण ही क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में आता है कि तांबा का 2 अयस्क के नाम लिखें, तो नाम के साथ उसका फॉर्मूला दे देना है। जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S। उसके बाद सेकेंड स्टेप में होता है कि कॉपर पायराइड अयस्क से तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। कॉपर पायराइड अयस्क से तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो ध्यान देंगे। तांबा का निष्कर्षण में सबसे पहले हम लिखेंगे कि तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइड्स नामक अयस्क से होता है। एक लाइन यहां पहले देंगे कि तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइड्स नामक अयस्क से होता है। एक पंक्ति इसको दे देना, तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइड्स नामक अयस्क से होता है। आगे बढ़े, इसके लिए निम्नांकित चरण अपनाए जाते हैं। फर्स्ट चरण, अयस्क का
सांद्रण, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ध्यान देंगे, निष्कर्षण करेंगे कॉपर पायराइड से उसका सबसे पहला स्टेप में हम देंगे अयस्क का सांद्रण। कॉपर पायराइड अयस्क का सांद्रण करने के लिए इसे अच्छी तरह से अशुद्धियों से दूर कर लिया जाता है, या ऐसे कहें अयस्क में उपस्थित गैंग को पहले हटा लेंगे, अशुद्धि को पहले हटा लेंगे। इसके बाद गुरुत्व पृथक्करण विधि जो आप पहले पढ़े हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि से और बाद में फेन उत्प्लवन विधि से अयस्क का सांद्रण कर लिया जाता है। दो विधि का यूज करेंगे सांद्रण में। सबसे पहले क्या करेंगे, अयस्क से गैंग को हटा देंगे, यानी कि अशुद्धि को हटा देंगे। नेक्स्ट अयस्क को गुरुत्व पृथक्करण विधि से और अंत में फेन उत्प्लवन विधि से सांद्रण किया जाता है। आपको याद होगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। तो कॉपर पायराइड एक सल्फाइड अयस्क है, तो इसका अंत का सांद्रण हम फेन उत्प्लावन विधि से करेंगे। क्लियर हो गया सांद्रण? पॉइंट नंबर 2, जारण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रोस्टिंग। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे कि जारण की प्रक्रिया हवा के द्वारा होती है। जारण की क्रिया में कॉपर पायराइड्स को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करेंगे। क्या लिखेंगे? इस क्रिया में कॉपर पायराइड्स अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है। इसके फलस्वरूप दो प्रक्रिया होते हैं। देखिए, हम लिखते हैं ए नंबर में। फिर से हम शुरू करते हैं जारण को। जारण की क्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है। इसमें दो तरह का प्रोसेस आएगा। पहला प्रोसेस पायराइड्स अयस्क, नोट कर लीजिएगा, पायराइड्स अयस्क आंशिक रूप से सल्फाइड में परिणत हो जाते हैं। यहाँ बिल्कुल एकाग्र चित्र होकर समझिएगा। पायराइड्स अयस्क आंशिक रूप से सल्फाइड में परिणत हो जाते हैं। तो पायराइड्स अयस्क का मतलब है CuFeS2। कॉपर पायराइड्स ये ऑक्सीजन द्वारा गर्म किया गया, हवा के साथ गर्म किया गया है। O2 Cu2S प्लस FeS प्लस SO, यही इसका इक्वेशन होगा। बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों फिर से सुने, टफ है, थोड़ा जटिल है कि सांद्रित अयस्क को जब जारण करते हैं तो पायराइड्स अयस्क, वही कॉपर पायराइड्स
आंशिक रूप से सल्फाइड में परिणत हो जाता है। तो जारण देखिए हम ऑक्सीजन द्वारा करे हैं, हवा के द्वारा किए हैं, जारण यहाँ लिख सकते हैं। तो पायराइड से हवा के द्वारा क्रिया किया है, तो देखो सल्फाइड में परिणत हुआ है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में परिणत हो गया है, और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो अभी हमें 2 सल्फाइड मिला है फर्स्ट स्टेज में जारण का, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। ये भी याद रखना है, हमको 2 प्रोडक्ट मिल चुका है, 2 सल्फाइड मिल चुका है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। अब इसका दूसरा स्टेज आइए बी नंबर में। सल्फाइड जो दोनों बना आंशिक रूप से ऑक्साइड में परिणत हो जाते हैं। बना हुआ दोनों सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, हम इसको भी लिख देते हैं, नोट कीजिएगा। सल्फाइड भी आंशिक रूप से, ध्यान देंगे टर्म को, आंशिक रूप से ऑक्साइडों में परिणत हो जाते हैं। सल्फाइड भी आंशिक रूप से ऑक्साइडों में परिणत हो जाते हैं। देखिए पहला सल्फाइड बना था 2Cu2S, ये भी हवा के साथ संयोग करेगा, वायु के साथ संयोग करेगा, 3O2 लगा दीजिए, 2Cu2O प्लस 2SO2। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा है। क्यूप्रस सल्फाइड हवा से संयोग किया है, क्रिया किया है, और क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल गया है, लेकिन ध्यान रखना आंशिक रूप से ही संयोग किया है। फिर इसी प्रकार फेरस सल्फाइड 2FeS प्लस 3O2 इक्वल टू 2FeO प्लस 2SO2। देखिए दूसरा सल्फाइड जो फेरस सल्फाइड था, इसका भी यही हुआ, आंशिक रूप से फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो गया है। तो बच्चों अब आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, अब हमारे पास कितना प्रोडक्ट बचा है? आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि कितना प्रोडक्ट बचा है। पहला स्टेप में बना था क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, इस दोनों का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हुआ तो बना है, ये तो वायुमंडल में ही मुक्त हो गया है सल्फर डाइऑक्साइड, तो बना है क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। तो अब हम जवाब देंगे कि हमारे पास अब 4 अवयव बच गया। आप आश्चर्यचकित होंगे, 4 अवयव कौन कौन बचा है? देखिए इसका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हुआ था तो ये भी बच गया, Cu2S बच गया। इसका भी आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हुआ था, ये भी बच रहा है FeS, और 2 नया प्रोडक्ट बना Cu2O तथा FeO। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जारण के अंत में हमें 4 अवयव का मिश्रण बच जाता है। वो अवयव है हम लिख दिए हैं, क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड तथा फेरस ऑक्साइड। इसके लास्ट में हम लिखेंगे इस प्रकार, जारण के अंत में क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड तथा फेरस ऑक्साइड का मिश्रण बच जाता है। जारण के बाद तीसरा प्रोसेस नोट कीजिए, प्रगलन। पॉइंट नंबर 3, प्रगलन। स्मेल्टिंग। थर्ड प्रोसेस यही बच गया है, जारण के बाद यही होगा स्मेल्टिंग, प्रगलन।
तो जारित अयस्क में 4 अवयव था। सभी अवयव को प्रगलन कराने के लिए एक भट्ठी में ले जाया जाता है। भट्ठी का नाम है प्रतिक्षेपी भट्ठी। मतलब जारित अयस्क को अब हम प्रतिक्षेपी भट्ठी में गर्म करेंगे। गर्म करने पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्थिर से FeS फेरस सल्फाइड का कुछ अंश क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्रिया करके FeO में बदलता है, फेरस ऑक्साइड में बदलता है। क्या बताए? क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस फेरस सल्फाइड ये क्रिया कर लेगा और बनेगा फेरस ऑक्साइड प्लस Cu2S। ध्यान देंगे, इसका कुछ अंश निकलेगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका कुछ अंश इस समूचे से क्रिया कर लिया है क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ और बनाया है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड बना लिया। प्रतिक्षेपी भट्ठी में इस मिश्रण के साथ बालू भी मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? बालू। अब एक फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ संयोग करता है। बालू में सिलिका होता है। सिलिका के साथ संयोग करके क्रिया करके फेरस सिलिकेट नामक धातु मल बना लेता है। फेरस सिलिकेट नामक धातु मल बना लेता है। फिर से सुने, क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के आंशिक हिस्से से संयोग करके फेरस ऑक्साइड बनाता है। फिर फेरस ऑक्साइड बालू में उपस्थित सिलिका के साथ संयोग करके फेरस सिलिकेट बना लेता है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। प्रगलन में क्या करेंगे? पुनः सुनिए। जारण के बाद जो ये 4 अवयवों का मिश्रण प्राप्त हुआ था, इसे बालू के साथ मिलाकर एक प्रतिक्षेपी भट्ठी में गर्म करेंगे, जहां फेरस सल्फाइड का कुछ अंश, हम उलट पलट कर बतला रहे हैं, फेरस सल्फाइड का कुछ अंश क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है। बच्चों, यहाँ फेरस ऑक्साइड बना और पहले से भी यहाँ फेरस ऑक्साइड है। एक बना हुआ फेरस ऑक्साइड और जारण में बना हुआ फेरस ऑक्साइड दोनों मिलकर सिलिका के साथ संयोग करता है, तब बनाता है फेरस सिलिकेट नामक धातु मल। पुनः आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि 4 अवयव के बाद अब कितना अवयव हमारे पास बचा? ये तो धातु मल है, अवयव इनमें नहीं आएगा, काउंट नहीं होगा, धातु की गंदगी है। अब कितना अवयव बचा मेरे पास? तो गौर कीजिए, क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्शन में चला गया, अभिक्रिया में भाग लिया, फेरस ऑक्साइड भी चला गया, बच गया क्यूप्रस सल्फाइड और थोड़ा सा फेरस सल्फाइड, क्योंकि आंशिक रूप से गया था। अब हमारे पास 2 अवयव बचा है। तो धातु मल के नीचे ध्यान देंगे, धातु मल के नीचे क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण बच जाता है। धातु मल के नीचे अब केवल 2 अवयव बच रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण। इस मिश्रण को समझिएगा, इस मिश्रण को कॉपर मैटे कहा जाता है। क्या कहेंगे इस मिश्रण को? कॉपर
मैट्रिक कहा जाता है। तो प्रगलन के अंत में हमको दो अवयव बचा था, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, जो धातु मल के नीचे बैठ जाता है। इस अवयव को, इस मिश्रण को कॉपर मैट्रिक कहते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि कॉपर मैट्रिक क्या होता है, तो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण कॉपर मैट्रिक कहलाता है। अंत में अब कॉपर मैट्रिक को बेसेमर परिवर्तक में ले जाकर बेसेमरीकरण कराया जाता है। बेसेमर परिवर्तक एक कन्वर्टर होता है और उसमें होने वाली क्रिया को बेसेमरीकरण कहेंगे, या एक भट्ठी होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बेसेमरीकरण क्रिया द्वारा तांबा धातु को प्राप्त किया जाता है। पहले ही हम बोल चुके हैं कि टॉपिक्स लंबा है तांबा का निष्कर्षण। इसमें आप लोग को कंफ्यूजन बहुत सा एक्सट्रैक्शन में रह जाता है। एल्युमिनियम में कंफ्यूज किए थे कुछ स्टूडेंट्स, तो लंबा होने के चलते हम इसको दो पार्ट में कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम देते हैं। आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।